पाठ है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। रूसी पहले हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसको समझाएंगे। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, माने स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन और यहूदी आदि जाति भी यहाँ रहते थे। मतलब क्या है कि रूस में सभी धर्म के लोग रहते थे और इजीली रहते थे, कोई दिक्कत किसी को नहीं था, आराम से रहते थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्म की बात करें तो वो था अस्लाव, आधा सौ लाव, अस्लाव जाति के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा रहते थे। और इसके अलावा और भी जाति के लोग रहते थे जिसका नाम लिखा हुआ फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, है ना, ये सभी रहते थे वहाँ पे। जाति या धर्म भी है इसमें शामिल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं था। वे भी अब देखिए अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग का भाषा एक ही जैसा होगा कि अलग अलग होगा, उसकी संस्कृति, सभ्यता, पहचान, पूजा पाठ सब अलग अलग होगा कि एक ही जैसा होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। होना भी चाहिए, अलग अलग व्यक्ति तो अलग अलग भाषा, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग पहचान, अलग अलग तरीका, गलत बात थोड़ी ना है, था अच्छी बात है। अलग अलग पहचान था, उस सबका पहचान था। बट इसमें क्या किया गया, उनका रीति रिवाज भी अलग था, वे भिन्न भिन्न भाषा को बोलते थे, रस्म रिवाज अलग था, भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय ने द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थी। जब रूस में जो देखिए अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, बहुसंख्यक किसी कहते हैं। किसी भी देश में जो धर्म या जो जाति ज़्यादा है ना उसको कहते हैं बहुसंख्यक। क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। बहुत हो जिसकी संख्या उसे कहते हैं बहुसंख्यक, और जिसकी संख्या कम होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्प हो, अल्प माने कम हो जिसकी संख्या उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर दबाव डाला जाता था, किस चीज़ के लिए, कि तुम भी रूसीकरण की नीति के अंतर्गत तुम भी इसी भाषा को, इसी धर्म को अपना लो, है ना। अब इससे परेशान हो गए थे वहाँ के अल्पसंख्यक जो थे ना, परेशान हो गए थे। जैसे अपने हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, बहुसंख्यक है कि मुस्लिम, तो मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक है। तो अब यहाँ के हिंदू कहने लगे कि नहीं, तो जबरदस्ती मुसलमान सब जितने हो सब हिंदू बन जाओ, तब मुसलमानों को प्रॉब्लम हुआ कि नहीं होगा, होगा ये, क्योंकि उसके धर्म को बदला जाएगा और वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा वो चीज़, वो कतई मर जाएगा मगर बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी आदमी का जब धर्म पे बात होती है ना तो जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है ना। तो वही बात वहाँ पे भी हो रही थी। अब क्या हुआ, रूसीकरण की नीति के अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया गया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, तबाह होने लगा भाई, अल्पसंख्यक सब परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। धर्म मतलब धर्म जो हम किसी को मान रहे थे कि कोई धर्म, हमारा जो धर्म था, हमारी संस्कृति था, उसकी पहचान हमारी मिट जाएगी, हम रूसीकरण भाषा अपनाना पड़ेगा, हमको संस्कृति वही अपनाना पड़ेगा। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में पोल ने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? पोलों ने। पोलो माने पोल जाति था वहाँ पे, तो वो लोग विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम रूसीकरण की नीति के अंतर्गत किसी धर्म, किसी विशेष भाषा का मान नहीं करेंगे। हमारा जो धर्म है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो पहचान है वही रहेगी, हम वही मानेंगे, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। ये विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने का मतलब समझते हैं, किसके विद्रोह, किसके विरुद्ध विद्रोह हो गया ये? रूस के सम्राट के विरोध में विद्रोह हो गया। किसके विद्रोह में? किसके विरुद्ध में? तो जार के विद्रोह में। बहुत बड़ी बात थी, जार के विरुद्ध विद्रोह करना कोई साधारण नहीं बात थी। राजा का बात नहीं मानना एक शासन में, समझते हैं कितना का जुल्म होता है ना। तो ऐसा वही राजतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं मानेगा तो बातों होगा, राजतंत्र में नहीं माना, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तो इस प्रकार से आक्रोश, और ये जो आंदोलन किया ना, विद्रोह किया ना, तो व्यापक रूप ले लिया, बहुत बड़ा, क्योंकि और भी अल्पसंख्यक थे, इसके अलावा फिन थे, यहूदी थे, जर्मनी थे, वो सब भी परेशान थे, है ना। वो सब भी परेशान थे कि भाई नहीं, हमारा भी तो शोषण हो रहा है, क्यों ना हम लोग साथ देते हैं पोल का। तो पोल का साथ देना शुरू कर दिया। अब पोलो का आक्रमण जो बहुत बड़ा हो गया, इस प्रकार से रूस में क्रांतिकरण, जो क्रांति हो रही थी जिसकी शुरुआत जल्दी हो गई, ये भी एक कारण बन गया उसका। नहीं, चलिए समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताते हैं। समझ में आ गया? चलिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? इस साम्यवाद जो थी ना, एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? इसमें से आपको दिए थे समाजवाद और साम्यवाद, इसमें से साम्यवाद आ गया। चलिए साम्यवाद को समझते हैं क्या।
देखिए, कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, व्यक्ति का नाम है, 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन पेपर घोषित किया। क्या कहा? जिसमें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये जो घोषणा पत्र था, ये आधुनिक जो अभी समाजवाद है उसका जन्मदाता, जनक कहा जाता है, मतलब वह जन्म दिए थे समाजवाद का। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कौन था? कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। आज समाजवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूस में। और किससे हुआ था? तो 1848 ईस्वी में जो घोषणा पत्र जारी किया था उससे हुआ था। 3 वो प्रश्न बन गया, ठीक है ना। साम्यवाद है, इसकी शुरुआत किस चीज से हुई थी? तो 1848 ईस्वी में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उससे। किसने किया था? जन्मदाता कौन थे इसके? तो कार्ल मार्क्स। और उसके साथ एक और था, एंगल्स, पर कार्ल मार्क्स का नाम ज्यादा आता है। और उसके बाद कहाँ पे शुरू हुआ था? तो रूस में शुरू हुआ था। 3 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, जिससे आधुनिक समाजवाद का जनक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही है इसमें। देखिए, मतलब क्या कि साम्यवादी जो थी ना, साम्यवादी और समाजवादी एक विचारधारा थी। क्या थी? विचारधारा, मन में विचार कि हमारे देश में कैसा राजनीतिक माहौल होगा, कैसा आर्थिक माहौल होगा, कैसा सामाजिक माहौल होगा, इसको कैसे हम अरेंज करेंगे, इसका कुछ नियम कानून है क्या? तो नहीं है, तो हम देते हैं। तो वही नियम कानून बनाया गया कि इसमें समता होगा। इसमें जो गरीब लोग हैं, दब रहे हैं, कुचल रहे हैं, मर रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जो छुआछूत के शिकारी हो चुके हैं, जिनको लोग समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे उसका उत्थान होगा? क्योंकि इस समाज में जब सभी वर्ग बढ़ेंगे तभी ना विकास होगा। खाली एक वर्ग के बढ़ने से विकास तो नहीं हो सकता है देश का। क्योंकि मान लिए किसी भी देश में गरीब कितने लोग, जैसे इंडिया में देख लीजिए कितने लोग गरीब है, तो 95% लोग गरीब है, चाहे 90% लोग गरीब हैं। कितने अमीर है? तो 10% लोग अमीर है। तो बताइए क्या हमारे देश का विकास होगा? हमारे देश में अगर विकास करना है तो 10% तो अमीर है, ये है। अब ये 90% में से भी अमीर बना देंगे तो हमारा देश विकसित हो जाएगा, विकासशील से। होगा कि नहीं होगा? सब बदलेंगे, हम बदलेंगे, आप बदलेगा, सबके पास पैसे दौलत होंगे, धन दौलत होंगे, कारोबार होगा, व्यापार होगा, मैंने कोई बेरोजगार नहीं होगा, तो क्या देश का विकास नहीं होगा? ये लोग ऑलरेडी जीडीपी बढ़ जाएगा, है ना, और हम लोग का विकास हो जाएगा, है ना, और हम लोग विकसित देश कहलाएंगे, जैसे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, चाहे कोई और देश है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से पूंजीवाद क्यों किया गया? क्योंकि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उसको उठाना है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, है ना। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनका उत्साह बढ़ाएंगे। इसी चीज़ को लेकर, इसी मोटो को लेकर समाजवाद का उदय हुआ था कि हम जो लोग उम्मीद मार के बैठे हैं, गरीब है, वंचित है, बेचारा के पास पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस करेगा, उसका ऐसा नीति बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे कि बेचारा 1 करोड़ तक का काम मिल जाएगा। क्या सही था कि गलत था? जिस समय शोषण हो रहा था, गरीबों का भूखे मर रहे थे, रोटी दो का नारा दे रहे थे कि रोटी नहीं, हमको खाना दे दो भाई, उस समय ऐसा समाजवाद, साम्यवाद का उत्पत्ति होना मतलब एक वरदान साबित हुआ वहाँ के लोगों के लिए, मतलब चमत्कार हो गया। समझिए कैसे हुआ भाई, हमारा आज सोचने वाला कोई आदमी आ गया, कोई मसीहा आ गया है, कोई भगवान का अवतार आ गया है जो हमारे लिए सोच रहा है, वो है कार्ल मार्क्स। मतलब कार्ल मार्क्स जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी और अन्य जो महापुरुष हुए हैं, चाहे जो क्रांति स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स वहाँ के लिए थे। कहाँ के लिए? रूस के लिए थे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, प्रश्न चौथा है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक समझौता था। कैसे? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, इसको शॉर्ट में कहते हैं NEP। क्या? NEP, NEP, निराला ईडू पॉइंट नहीं, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। क्या चीज? न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। गलती नहीं समझ लिया सर, ये अपना चैनल का प्रचार कर रहे हैं, निराला ईडू पॉइंट NEP, है ना, संजोग से आ गया दिमाग में। क्या है? न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी से कहते हैं नई आर्थिक नीति, जिसको किसने दिया था? गलत, लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? नई आर्थिक नीति किसने दिया था? लेनिन। क्या? हाँ, लेनिन नहीं कहिएगा, लेनिन ने क्या दिया था, है ना। चलिए देखिए, अब सुनिए 1 मिनट, और उसमें भी फोकस नहीं करना है।
तो नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कि एक इधर एक लेनिन साहब नई आर्थिक नीति दिए, एक मार्क्सवादी के जो जनक थे कार्ल मार्क्स, उन्हें क्या दिया, मार्क्सवादी सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो समझौता हो गया दोनों में। मतलब कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत था वो नई आर्थिक नीति जो था ना, वो मार्क्सवादी सिद्धांत का के साथ समझौता हुआ, दोनों का समझौता हुआ कि दोनों अच्छा था। लेनिन ने भी अपने स्तर से रूस में अच्छा व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किया और नई आर्थिक नीति का अवलंबन किया, मतलब नई आर्थिक नीति बनाए, लिखे। और मार्क्स ने भी मार्क्सवादी का भावना को वहाँ पे उजागर किया। और दोनों किसके लिए था? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित लोगों के लिए, हाँ सर्वहारा वर्ग भी कह सकते, सर्वहारा वर्गों के लिए था वो प्लानिंग, है ना, कि जो गरीब है, मजदूर है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, कैसे विकसित होगा वो बेचारा, कैसे बढ़ेगा वो, कैसे उसको रोजगार मिलेगा, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ध्यान दीजिएगा, लेनिन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। क्या था? कुशल सामाजिक चिंतक, समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति, व्यवहारिक, व्यवहार अच्छा था उनका, और राजनीतिज्ञ, राजनीति में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। तीन बातें यहाँ पे आ रही हैं। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी से टकराना संभव नहीं है। अतः उसमें एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों का भी मायना रखा गया, मार्क्सवादी सिद्धांतों का भी महत्व रखा गया। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पछताइएगा। ध्यान से समझिए थोड़ा सा, बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। देखिए लेनिन, देखिए हुआ क्या कि मार्क्सवादी सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कहा कि भाई ये जो गरीब लोग हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर हैं, इसको कैसे ऊपर लाए। हम सिद्धांत देते हैं ना, मार्क्सवादी सिद्धांत दिए, साम्यवादी सिद्धांत दिए, घोषणा पत्र किए 1848 ईस्वी में। उस घोषणा पत्र में ये बात डिक्लेयर किया कर दिया गया कि पूंजीवाद का अंत होगा। क्या होगा? पूंजीवाद का अंत होगा। अब सोचिए अंत किसका होता है? जो होता है, इसका मतलब ये हो गया कि रूस में क्या था? पूंजीवाद। क्लियर हो ना? रूस में क्या था? पूंजीवाद था। और उसका अंत करने के लिए डायरेक्टली, मतलब पूंजीवाद मतलब अमीरों की संपत्ति को गरीबों में बांटना। पूंजीवाद मतलब अमीर की संपत्ति, बहुत बड़का बड़का अमीर से बैठा हुआ है। साम्यवाद मतलब क्या? गरीबों का राज चलेगा, गरीबों का राज चलेगा। अरे भाई अचानक परिवर्तन कर दीजिएगा। मार्क्स साहब आप कुछ गड़बड़ा रहे हैं, कुछ आपका फोल्टिंग हो रहा है कि भाई आप बाय डिफॉल्ट मतलब आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ आपका गड़बड़ी हो रहा है। क्या कि यहाँ पे रूस में है पूंजीवाद। किसका अधिकार है इस देश पर? पूंजीपतियों का अधिकार। किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा उसका वर्चस्व। कौन है बगल में? देवराज तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो बुआ? पीछे बैठिए, सो रहा है। देखिए तो पूंजीवाद। अब देखिए वहां पे पूंजीपतियों का अधिकार है। किसका अधिकार? पूंजीपतियों का। अरे भाई पूंजीपतियों जो है ना अधिकार जमा हुआ है, आप कर रहे हैं कि हम गरीबों का अधिकार दे देंगे। भाई कैसे होगा? अमीरों के अधिकार से सीधे ट्रांसफर गरीबों का अधिकार, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। अमीर कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, गरीब अपना नहीं पाएगा। नहीं समझे? अगर अभी रहा कहिए कोई गरीब आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, उसके पास 1 रुपया दे दीजिएगा, आपने क्या करेगा? वो पगला जाएगा बेचारा, शौक से मर जाएगा बेचारा। उसका पैसा का मिसयूज करना शुरू कर देगा वो। आप सुने होइएगा, एक केबीसी में जीते थे कौन? सुधीर कुमार, नाम सुने थे? 5 कौन बनाया करोड़पति में 5 के 7 करोड़ जीते थे। बेचारा कंगाल हो चुका है अभी। गरीबों कंगाल हो चुका है। अभी का न्यूज देखिएगा, वो कंगाल हो चुका है बेचारा। जानते क्या लगे? गलत लत पकड़ लिया, दारू सिगरेट पीना, उसका दोस्त बन गया, ऐसा अयासी दोस्त बन गया, उसका सब पैसा पूरा बर्बाद हो गया। याद कीजिए जब जीता था तब पूरा न्यूज में यही था। केबीसी में एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी सुशील कुमार नाम था, सुधीर कुमार ने, सुशील कुमार जो है जीते 7 करोड़ रुपया जीता केबीसी में। कहाँ चला गया बेचारा? हार गया बेचारा। मैं हार नहीं गया, जीता, केबीसी जीत गया, पर तो जिंदगी का जो जंग है वो हार गया। देखिए गरीबों को ज्यादा पैसा लग जाएगा, मतलब कि भाई आपने क्या किया कि अमीरों का अधिकार नहीं दो, अब गरीबों का अधिकार दो। भाई दे दीजिएगा तो ठीक है, पर वो संभाल नहीं पाएगा बेचारा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि सामंजस्य कर लीजिए ना, थोड़ा सा पूंजीपति को डायरेक्ट हटाइए भी नहीं
और गरीबों को डायरेक्ट बनाइए भी नहीं, बीच वाला रास्ता बना लीजिए, मध्यस्थ कर लीजिए। तो कहते कौन तुम्हारे पास कौन विचार है बताओ तो तू। तो लेनी कि आपको हम नई आर्थिक नीति अपनाते हैं, रुक जाइए, हम नई आर्थिक नीति बना रहे हैं, बना के आपको पेश करते हैं। तो दिया, लेनिन ने क्या किया, नई आर्थिक नीति पेश किया। मार्क्स को लगा कि नहीं बात सही है, बंदे में दम है, इसको कुछ बात इसका रखा जाए। तो उसने क्या किया, मार्क्सवादी साथ समझौता, उसका जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत था उसके साथ समझौता हो गया, बीच बिछा रास्ता निकला, मध्यस्थ बन गया। क्या कि नई आर्थिक नीति भी पूर्ण रूप से लागू नहीं, नई आर्थिक नीति में क्या किया गया कि भाई न तो पूंजीपति पूरा समाप्त होगा, पूंजीवाद का न तो पूरा अंत होगा, और न ही समाजवाद का पूरा उदय होगा, बीच बीच हर रास्ता रहेगा। तो समाजवाद हो गया साम्यवाद, साम्य रखिए, साम्यता बना के रखिए, है ना, बात समझ में आ रही है। न तो पूरा पूंजीपति का अधिकार और न ही पूरा गरीबों का अधिकार, न समाज का अधिकार। तीन तरह के, देखिए तीन तरह की आर्थिक नीतियां होती है पूरे विश्व में, तीन तरह की आर्थिक नीतियां। पूंजीवाद जिसे पूंजी की प्रधानता होती है, जो धनिक मनिक लोग है उसी का शासन। दूसरा समाजवाद जिसमें समाज की प्रधानता होती है, पैसा का कोई महत्व नहीं, पूंजीपति बड़का आदमी का कोई वैल्यूएशन नहीं होता उसमें, अमीर आदमी है तो कोई वैल्यूएशन नहीं है। और तीसरा जिसमें होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों की भूमिका होती है, पैसा वाला का भी और जो इज्जत सम्मान है उसका भी, दोनों का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मतलब इसको समझने के लिए है, ऐसे तो समझने के लिए और भी चीज़ होता है, जैसे कि अगर पूंजी पर उत्पादन पर पूरा रूप से एक व्यक्ति का अधिकार होगा तो पूंजीवाद होगा। और समाजवाद में क्या होता है कि जितना पूंजी जितना भी उत्पादन की जाए वो सरकार का हो जाएगा तो समाजवाद हो जाएगा। और जब कुछ रूप से सरकार का होगा कुछ रूप से आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छी बात है कि गलत बात है, भारत रिस्क नहीं लेता है, सोचा कि भाई पूंजीवाद कर देंगे तो सब धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी के पैसा हो जाएगा, सब वही सब टाटा अंबानी है, टाटा है, बिरला है, वही सब रहेगा, अमीर गरीबा से गरीब रह जाएगा। अगर यहाँ से अमीर बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटा ऐसा काम ही नहीं करेगा, बैठ के खाते रहेगा भर दिन। तो ये सब हो गया गड़बड़। जैसे कि राशन कार्ड अभी मिलता, अभी क्या हुआ, सबको राशन कार्ड मिल गया है, राशन मिलता है ना, कितना आदमी अपने खेत में काम नहीं करता, चलो भाई कोटा तो मिलवे करेगा, खाएंगे आराम से, छोटा कोटा के चक्कर में अपना खेती प्रति छोड़ देता है। सरकार को कोटा बंद कर देना चाहिए, फिर जाके लोगों को कोटा नहीं मिलेगा, आराम से खेत में काम कर। कितना आदमी खेत में काम नहीं करता, कहता कथी कि हम खेत में काम करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोटा मिलवे करता, आराम से खाएंगे। ये बात है, सब आदमी कोटे भी जाएगा, उपजाएगा तो ना खाएगा आदमी, तो लोग अपना दायित्व तो भूल गया है ना। ऐसे भी जो चीज़ बिना मेहनत के मिलता है उस पर लोग कदर नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है। आपको हम फ्री में पढ़ाना बंद कर देंगे शुरू, तो आप हमका कदर करना बंद कर दीजिएगा, तो कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई वैल्यूएशन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हाँ, एक महीना आइएगा, 2 महीना के बाद आइए, पैसा लगने के बाद तो ये हाल होता है कि आई आता 2 दिन को बीमार पड़ता है, 1 दिन के लिए जाता है 4 दिन, समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है एप्लीकेशन। चलिए देखिए, तो ये क्या हुआ कि लेनिन ने क्या किया, बहुत अच्छा नीति निकाला, क्या चीज, नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, शॉर्ट में क्या कहते हैं, NEP। क्या, NEP, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ था, कब हुआ था, 1914 में। कब समाप्त हुआ था, 1918 में, 4 साल चला था। उसमें रूस की पराजय हो गई, और रूस की पराजय ने मार्ग प्रशस्त कर दिया, रास्ता खोल दिया वहाँ क्रांति होने के लिए। मतलब रूस में जो क्रांति हुआ ना, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो गई थी, है ना, और भयंकर हार हो गई थी। ये बहुत बड़ा कारण बना रूस में कथी करने के लिए, क्रांति करने के लिए। कथी करने के लिए, रूस में क्रांति करने के लिए। चलिए तो कैसे यहाँ पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना। तत्कालीन कारण, देखिए कारण तो बहुत सारे थे और आज से नहीं, बहुत पहले से थे। तत्कालिक कारण क्या होता है, तत्कालिक मतलब अभी वाला कारण क्या था, तो वह था प्रथम विश्व में उसकी हार। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, इंडिया में आ गए हम लोग। 1857 में अपने इंडिया में क्रांति हुआ था, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्विस वाला कारतूस। क्या था, चर्विस वाला कारतूस। पढ़िएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से रूस में जो क्रांति हुआ था, कनेक्शन नहीं है, तो रूस में जो क्रांति हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, क्या था, रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में
रूस की पराजय इसका तत्कालीन कारण था। टेम्पोररी मतलब परमानेंट नहीं, प्रेजेंट जो रीजन था वही था उसका। अब देखिए, क्योंकि युद्ध के मध्य मतलब युद्ध के बीच में जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु राजपुटिन यानी पादरी जैसे निकृष्टम व्यक्ति का संयंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र का प्रतिष्ठा भी गिर गया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, नींद आ रही थी बिकुफालिया छड़ी। तब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? 18 कब हो रहा था? 1900। उसी में रूस क्या किया, रूस का जो जार शासक सम्राट था, जार इसका जो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? प्रथम विश्व युद्ध था उस समय सम्राट वही था, जार निकोलस द्वितीय। उचोटा क्या किया? सेनापति को हटा दिया। तो ऐसा न हो बोला, चल हम करम चोटा अपने संभालना पड़े, तू तो अपने संभाल ही नहीं रहा, तू हट सेनापति हट, हम अपने संभालेंगे। चोटा गया, पूरा हार उड़ के चलाया। अब जब वो हारने लगा ना तो सेनापति को जो हटा दिया, सेनापति में कौन कौन था? उसमें था एगो था जरीना और एगो का नाम था कथी, इसका नाम था राजपुटिन। क्या नाम था उसका? राजपुटिन। उस सबको पादरी था, उसको हटा दिया। उस सेनापति सबके काम कर रहा था, मतलब सैनिकों को लीड कर रहा था, नेतृत्व कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे। सेनापति समझता है ना? कटप्पा बाहुबली में सेनापति था, बाहुबली का सेनापति हुआ था, अंगरक्षक बॉडीगार्ड कटप्पा, है ना? उसी तरह से था। तो आप बताइए, कटप्पा को हटा दीजिएगा तब कौन करेगा? माउसपति के साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा? है ना? तो वही हाल हो गया वहाँ पे। चुट्टा क्या किया वो, वहाँ पे वो घमंडी था। वो कौन? जार निकोलस द्वितीय। वो सिरफिरा था, पागल था। वो क्या किया? क्या हट, तू हट, हम संभालेंगे। पारा हो गया आपने, बचरा लेकिन गया वहाँ पे, पूरा हार के चलाया। अब हार गया तो ये जो तो हटाया ना इसको, तो ईगो हो गया कि बताइए, तो हम सेनापति थे, हमने को हटा दिया, हम पादरी थे, हमको हटा दिया, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अब चुप तो हम मजा सिखाते हैं। वो अपना आदमी जो खास आदमी था, निकटतम जो आदमी था खास, वही विद्रोह में शामिल हो गया। लो हम भी क्रांति करेंगे। तो बहुत हमको धोखा दिया है ना, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। आप जानते हैं जब दोस्त दुश्मन बनता है ना बउआ, सावधान बउआ, दुश्मन है कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त दुश्मन है ना बुआ, तुम्हारा हर वीकनेस पॉइंट को जानता है, तुम्हारा वाट लगा देगा वो, तुमको बचने का कोई मौका नहीं मिले। तू कहाँ छुपेगा बुआ? तो हर खुफिया पता है उसको। तू कौन सीक्रेट, कौन पासवर्ड लगाएगा? तो हर पासवर्ड जानता है तुम्हारा वो, सब लॉक तोड़ देगा तुम्हारा, अनलॉक कर देगा तुमको, है ना? तुमको क्या कहेगा कि हमारे दोस्त की जो हमारे दोस्त का जो पैटर्न है उसको अनलॉक नहीं लॉक किया जाता है ना, लॉक नहीं अनलॉक किया जाता है। सब कुछ अनलॉक कर देगा, तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुम्हारा बर्बाद कर देगा तुमको। सावधान, जहाँ जिगरी दोस्त मत बनाइए ना, तो जिस दिन पोल खुलेगा ना आपका, जिस दिन झगड़ा होगा दुश्मन बनेगा, पूरा वाट लगा देगा आपका। तो बउआ देखिए, ये तो निकटतम आदमी था। देखिए अपने जब पराये बन जाते हैं ना, जब अपने पराये जैसे हो जाते हैं ना, तो लोगों को सतर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि अपने पराये बन चुके हैं आपके, अपना लोग ही धोखा दे रहा है आपको। तो वही हाल हो गया। ज़्यादा कुछ रुपये नहीं कीजिए। देखिए वो क्या हुआ, वो जो है जार निकोलस द्वितीय जो था, वो चट्टा समझ गया। अब समझ नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, इधर कारी किसी पड़ रहा था, भाई ये हमको जो हटाया है, हमको जो बदनाम किया, इसका हम बदला लेंगे। और उसने बदला लेने के लिए शामिल हो गया इसमें। इस प्रकार से आप देखें कि प्रथम प्रश्न है, रूस में क्रांति पॉइंट है, जार की निरंकुशता। परिवार को क्या खा खिलाएंगे, अपना भी पेट नहीं। में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। देश के सभी लोगों पर विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था? कौन कौन बुद्धिजीवी थे? तो उनमें से सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का। किसने किए? उन शहीदों को हम लोग नाम भी नहीं जानते, कितना दुर्भाग्य चुका था। आप जानते हैं भाग है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या, अपने नियंत्रण में पहले हो जाना। नई आर्थिक नीति क्या है? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी निकल जाएगा माइंड से तुरंत। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, शॉर्ट में NEP, इसको दिए थे लेनिन ने, लेनिन साहब ने इसको दिया था। तो लेनिन क्या थे? लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। आपको बताते पहले भी, एक कुशल सामाजिक व्यक्ति थे, व्यवहारिक व्यक्ति थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे, है ना? उसने स्पष्ट रूप से क्या किया? उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था लागू करना, एक साथ पूंजीवाद को दुनिया को टकराना संभव नहीं है। कि वही बात फिर रिपीट कर रहा है कि पूंजीवाद से डायरेक्ट हटाना ठीक नहीं है। इसीलिए 1921 में, कब किए थे? 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की।
नई नीति की घोषणा की, जिसे कहा गया नई आर्थिक नीति। तो अब सवाल 3 बन गए। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? किसने लागू किया और क्यों लागू किया? हाँ, कि डायरेक्टिव पूंजीवाद को खत्म नहीं किया या समाज साम्यवाद का डायरेक्टिव प्रभाव नहीं जमे समाजवाद का, इसीलिए बीच बिछा रास्ता को निकाला गया, जिसको कहा गया नई आर्थिक नीति। इसमें क्या था? देखिए क्या था, इसको समझिए। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया कि किसान अब जो है ना राशन नहीं देगा हमको, अनाज नहीं देगा, अब हमको जमीन इतना है तो इतना टैक्स देगा। जैसे कि अभी भारत सरकार हम लोग से लेती है ना, जमीन इतना है तो इतना का रसीद करता है। आपसे धान गेहूं लेने आती है सरकार कि आप इतना गेहूं इतना उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, दे दीजिए हमको, कहता है? कभी नहीं कहता। हम लोग तो ऐसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकार का पूरा हक भी नहीं है, मगर कुछ तो कुछ हक है। आपका जमीन है ना, तो जमीन का रसीद करता है कि नहीं करता है? भले साल में 75 रुपया लगता है ना, 75 रुपया, 80 रुपया लगता है ना, 80 रुपया। किसी का जमीन होगा तो मान ली 200 रुपया लगा, तो 200 रुपया लगा ना टैक्स, साल भर में 200 रुपया लगा ना टैक्स लिया ना। उस प्रकार से बोलो अब जो है ना हम रकम नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे, पैसा लीजिए, बोलो पैसा लीजिए, वो कम लीजिए, ताकि किसानों की स्थिति बनी रहे। किसान बेचारा मर जाता है, एक कुंटल उपजाता है, 80 किलो आपको दे जाता है, 20 किलो में का पेट नहीं भरता, बचपन से खाया था, बेचारा भूखे सो जाता है। ऐसा नहीं कीजिए, मर जाएगा बेचारा उसका। इसलिए कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, कुछ रकम ले लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, ये तरीका ठीक रहेगा, है ना। उसके बाद उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, अनाज का अनाज उपजाया है ना 1 कुंटल, तो उसका अधिकार है, उसको 1 कुंटल जैसे खर्च करना वैसे खाने दीजिए। बेचारा खाए चाहे फेंक के चाहे जोती करे, उसको खाने दीजिए बेचारा को, भूखे मर जाएगा बेचारा, फिर काम कैसे करेगा? तो इस लेनिन ने ऐसा व्यवस्था कर दिया, नहीं बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य के ही है, परंतु एक बात रखा गया कि जमीन किसका है? सरकारे का है, सरकारे का जमीन रहेगा, जमीन तुम्हारा नहीं है। उपजाओ, 1 कुंटल उपजाया है ना, तोहर है, 1 कुंटल तोहर है, ले लो। अब 1 कुंटल के बदला में तो 200 रुपया हमको दे दो। तो चलो ठीक है, 200 रुपया ले लो भाई, 1 कुंटल अनाज हमारा किसान को थोड़ा राहत मिलेगा। कहाँ हो गया हमारी जमीन नहीं, तो कहा हमको जमीन से कौन मतलब है? खाना के लिए तो मिला ना, कम से कम पेट में अन्न तो गया है ना। पहले तो वो नहीं जाता था अन्न। जमीनों सरकार का, उपजाए अनाजों सरकार का, हम मर गए हमू सरकारे का है। मतलब ऐसा सिस्टम हो गया था, तो बहुत खतरनाक था व्यवस्था, नहीं? तो ये था। अब देखिए अब क्या कहा गया, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों का व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। जो उद्योग में 20 आदमी से कम आदमी भाग ले रहा है, छोटा मोटा उद्योग है, उस पर कम से कम टैक्स न लीजिए, उस पर कोई अधिकार न लीजिए, उसको चलाने दीजिए बेचारा को, अपना अधिकार चलाए। अपना मजदूर सब जो मजदूरी करता है, अपना छोटा फैक्ट्री खोल लेगा, अपना काम करेगा, 2 पैसा कमाएगा, बाल बच्चे के साथ रहेगा सुखीपूर्वक। कहाँ ले जाएगा डिस्टर्ब करने? वो बेचारा मजदूर बन के दूसरा के यहाँ बहुत बड़का फैक्ट्री है कपड़ा के, उसमें नौकर बन के रहता है। उससे अच्छा है कि अपना 2 साड़ी बनाएगा तो साड़ी का छोटा फैक्ट्री खोल लेगा। बड़का कंपनी के नौकर होने से अच्छा है कि छोटका फैक्ट्री का मालिक बन जाए। क्या जी, सही है कि नहीं? तो यही बात होता है। तो इसके लिए ये भी नियम निकाल दिया। अगला नियम, उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियावर्ण के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। बुआ तुमको उद्योग करना है ना, करो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम छोटा मोटा उद्योग स्थापित करो, इसके लिए प्रावधान किया गया। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। सरकार कहता था कि हम जो उद्योग लगाए हुए में काम करे क्या हो, तोरा भर दिन कर, खाना मिल तो देबू तो खाइए ना, तो भूखे मर। ऐसा सिस्टम लगा दिया था। बहुत शोषण हो रहा था मजदूरों का। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस बात को पहले बता दिए थे आपको। अगला है, विदेशी पूंजी की सीमित तौर पर आमंत्रित की गई कि हे दूसरा देश के संपत्ति आ रहा, आने दो, आओ तुम फैक्ट्री लगाएगा, आओ लगाओ फैक्ट्री लगा, तुम कितना लगाना। पहले नहीं था, दूसरा देश के संपत्ति में नहीं लगा सकते, जो दूसरा देश में नहीं आ सकता था। अगर आओ कोई बात नहीं है, तुम लगाओगे कारखाना तो हमारा लोग सबको रोजगार मिलेगा। क्या लोगों को, जरा घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, पेट में अन्न नहीं है, भूखे तड़प रहा है, मर रहा है, बच्चा तरफ मच्छर पटा रहा है, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा उसको, चलो कम से कम काम मिल जाएगा तो बेचारा खाएगा, तो उसका चूल्हा तो जलेगा बेचारा। तो इसके लिए फायदा मिल गया। अब देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई कि व्यक्तिगत, अगर मान लीजिए कोई आप काम शुरू करते हैं तो उसमें आग लग जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा, तो बीमा योजना भी लागू किया गया वहाँ पे, है ना। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, बैंक खुलेगा, इसको लोन लेना है, पैसा जमा करना है, रखना है, ये करना है, तो उसके लिए बैंक खोले गए वहाँ पे। बैंक खुलने से कितना फायदा होगा, पैसा भी जानवे करते हैं। व्यापारिक बैंक के कौन कौन काम होते हैं, जमा राशि स्वीकार करता है, एजेंसी संबंधित कार्य कर देता है आपका, पर लोन भी दे देता है आपको, बहुत सारा काम करता है। इससे फायदा हो गया उसको, है ना। ब्याज भी देने का काम करता है ना, विनिमय का काम भी करता है ना।
तो ये सब पढ़े थे ना व्यापारिक बैंक का काम, तो ये सब हो गया। तो बैंकों खुल गया वहाँ पे। अगला है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई, कि अब जो यूनियन था ये बेचारा बक्का का फैक्ट्री खोल के मजदूर से काम करता वो नहीं होगा, अब अपना अपना सब जिम्मेदारी संभालो भाई। तो इसके लिए बेनिफिट हो गया। नई आर्थिक नीति वहाँ के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। अब लोग क्या करने वाले, भाई लेनिन महान है, ये भगवान का अवतार है, हमारे लिए तो भगवान ही है। सही मान रहे थे, गलत मान रहे थे? सही मान रहे थे। भगवान तो भूखे मरने छोड़ दिए थे। वे भगवान राजा कौन जार निकोलस द्वितीय छोटा होता, वो अपने अयास में ढूंढ था, वो लोग मरने भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो था सम्राट, वहाँ का सम्राट, राजा, भगवान वहाँ का गॉड। अब बताइए उद्यवीय भरोसे, भगवान भरोसे सबको छोड़ दिया था। अब भगवान बन के कौन आया? लेनिन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स भगवान बन के आया बेचारा, और उन्होंने उसको वहाँ की जनता के लिए बहुत काम किया। तो हम लोगों को भी ऐसे महान पुरुषों के लिए एक नारा तो बनता है ना, बिल्कुल दिल से कहेंगे जय। जैसे यहाँ पे यहाँ के लोग भी हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूतों के लिए कर दिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके काम से हम लोग आज बहुत खुशी हैं, संपन्न हैं। तो अगर हमारे देश में उन लोगों का योगदान है तो रूस के लिए भी उस, देखिए रूस चाहे देश कोई भी देश हो, सबसे पहले हम लोग मानव हैं। क्या है? मानव है। मानवता के नाते तो उसका फर्ज बनता है कि उनका महत्व बनता है। मानवता के नाते तो बहुत आगे है। देखिए किसान तो किसान होता है, किसान का कौन जाने, एक भूखा आदमी, बेचैन आदमी का कौन धर्म होता है? अरे हम गरीब है, भूखे हैं, मर रहे हैं, तो वो भी बेचारा तड़प रहा है, तो उसका हाल हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? तो उसको बेचारा का इतना अच्छा साधन मिल गया, उसको व्यापार करने के लिए मिल गया, जमीन मिल गया, काम करने का टेस्ट नहीं भरना है, तो कितना खुशी की बात है। तो एक बहुत बड़ा उपकार किया गया ऐसे लोगों के लिए, तो भाई भगवानी का दर्जा देना चाहिए उसको। भगवानी बनकर आया था वहाँ के लोगों के लिए भाई, अरे मानवता के लिए आया था। क्या मानवता से सीख लेनी पड़ी, लोग वहाँ से सीखा, लोग वहाँ की बातों को सीखा। पहले रूसी में क्रांति हुआ था, तब ना भारत में हुआ था। भारत में तो 1908 क्रांति कब हुआ था, आज़ादी मिली थी कब? 1947 को। और वहाँ देख रहे हैं 1800 समथिंग में हो गया था। 100 साल पहले रूस में हो रहा था सब कुछ। तो भारत को देखा देखी हुआ, रूस कर रहा था, कर रहे भाई रूसवा इसी किया, हम उसे करेंगे। तब इंडिया में सब आया था। इंडिया में पहले थोड़ी ना था ये सब सिस्टम, इंडिया में से सिस्टम नहीं था। इंडिया में तो इंडिया अभी गुलाम में था इंग्लैंड का, ब्रिटिश का, समझ रहे हैं? इससे ऐसी बातें थी। बात समझ में आई? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ें। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करना है, अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जब भी नाम आता है तो बच्चों के दिमाग में तो पता नहीं क्या आता, बट हम लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब शोषित लोगों के लिए कुछ सोचने का, कुछ अच्छा परिवर्तन करने का प्रयास किया, और इनका प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आज हम लोग उन वैसे महान व्यक्ति की जीवनी के बारे में जानेंगे और इनसे प्रेरित भी होंगे कि हम लोगों को भी समाज में अगर कोई अन्याय होता है तो उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए कैसे स्टेप लेना चाहिए। इनके जीवनी से बहुत शिक्षा मिलती है। चलिए इनके जानते हैं जीवनी के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। मतलब जर्मनी के रहने वाले एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ सन 1818 ईस्वी को 5 मई में। जर्मनी में एक राइन है, राइन प्रांत मतलब कि एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में एक नगर है जिसका नाम है ट्रियर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता वकील जो हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मतलब इनके रगों में ही वकालत दौड़ती थी, मतलब लोगों के लिए न्याय के लिए जो बातें हैं वो दौड़ती थी। इनके खून में ही न्याय छुपा हुआ है, मतलब वकील के बेटा थे वो। बाद में चलकर इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, क्योंकि धर्म बदलना कोई आदमी अपने इच्छा के अनुसार धर्म बदल सकता है अपने देश में, परंतु वहाँ पे कैसा था, मानो बदले हुए हैं। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय। वहाँ उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट हुआ, एक नया परिवर्तन हुआ। वे देखिए कोई भी आदमी जो होते हैं ना, महान आदमी, वो किसी विचारों से प्रेरित होते हैं। जैसे आप सामान्य आदमी हैं और आप चाहते हैं कि महान आदमी बने, तो आपको किसी महान व्यक्ति की अनुसरण करना पड़ेगा, उनके विचारों से को जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी
तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक कोई आइडियल पर्सन उसका नहीं हो। आइडियल पर्सन होना जरूरी है क्योंकि आप उसके जैसा आदर्श स्थापित कीजिएगा। तो इनके जो आदर्श जो थे व्यक्ति, उनका नाम था क्या? मार्क्स हीगल, जो काफ़ी मतलब सामाजिक व्यक्ति थे, उनसे ये प्रभावित थे। तो प्रश्न ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? तो मार्क्स हीगल से। ठीक है। 1843 ईस्वी में उनका विवाह उनके बचपन के मित्र जेनी के साथ हो गया था। उन्होंने इसका विशेष इसमें बात नहीं है, मैं जिमनी लिखेंगे तो उनकी पत्नी का नाम भी लिखेंगे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? जेनी, जो उनके बचपन के ही एक मित्र थी। उन्होंने किन्होंने मतलब कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। देखिए मॉन्टेस्क्यू, जेम्स फोर्ड और रूसो, ये रूस में और उस यूरोप महादेश में आने वाले बहुत पहले ही आए थे और वे उनके विचार ऐसे थे जिससे लोगों का विकास हो। उनके विचारों से प्रभावित हुए, उनका गहन अध्ययन किया कि आखिर वो क्या चाहते थे। तो कार्ल मार्क्स ये सब गहन अध्ययन कर रहे थे कि उनका मुलाकात हो गया एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। तो फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो उनका परम मित्र बन गया। ठीक है। और उनके साथ वो क्या किए, उनके विचार से भी प्रभावित हुए और उनके साथ मिलकर श्रमिकों का जो स्थिति था उसको सुधारने के लिए सन 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। घोषणा मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन। मतलब घोषणा पत्र क्या होता है? ऐसे कोई घोषणा कर देंगे लोग मान लेगा? नहीं, लोग आपकी बात क्यों मानेगा जिसमें लोगों की भलाई होगी। और उस घोषणा पत्र में मजदूरों, किसानों या यूँ कहें सर्वहारा वर्ग का हित छुपा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सारे लोग भाग लिए उसमें। और क्या हुआ? उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इस जो महादेश का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज में लोगों का विचार कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को उन्होंने एकदम क्लियर रूप से उस घोषणा पत्र में लिखा और लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किए और पहुंचा भी। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक थे जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। जब भी इतिहास का नाम आता है और जब भी यूरोप के इतिहास का नाम आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्क्स का नाम नहीं आए। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय और बहुत ही होनहार समाज सेवी थे। उस समाज की सेवा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए मार्क्स ने सन 1863 ईस्वी में 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दास कैपिटल माने राजधानी। तो दास का मतलब होता है नौकर, या कहिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, दास मतलब नौकर, सर्वेंट है ना। तो उस पे आधार मतलब दास करने का मतलब क्या, वहाँ पे तो सब लोग कंगाल हो चुके थे। तो नौकर के उसके उत्थान के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। तो ये बहुत बड़ा पूछा जाता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। और एक बात और क्या आता है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो किस दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। बाइबल माने क्या होता है? बाइबल एक धर्म ग्रंथ है जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या होता है? गीता है, रामायण है, महाभारत है। मुस्लिम लोगों का जो होता है उनका क्या होता है? कुरान होता है। उसी प्रकार से ईसाई लोगों का क्या होता है? बाइबल होता है। और उसी प्रकार से समाजवादियों के लिए क्या हो गया? दास कैपिटल। समाजवादियों के लिए धर्म ग्रंथ क्या हो गया? जैसे यहाँ पे हम लोग रामायण की रख के पूजा करते हैं, रामायण रख देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रामायण देखते हैं ना, तो कहते हैं भगवान, ये रामायण पुस्तक नहीं है, ये भगवान राम स्वयं है। अगर राम का महत्व है, अगर आप राम को महत्व देते हैं हिंदू धर्म में, तो आप रामायण को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि राम का महत्व देते हैं। रामायण एक धर्म ग्रंथ है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, पता है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई धर्म में भी लोग बाइबल को पूजा करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी जो थे ना, साम्यवादी लोग के विचारधारा के लोग थे, वह भी दास कैपिटल की उसी तरह से पूजा करते होंगे जिस तरह से हम लोग रामायण और महाभारत की पूजा करते हैं। मतलब उनके लिए एक धार्मिक पुस्तक की तरह हो गया। वो इंसानों का लिखा हुआ पुस्तक धार्मिक हो चुका था।
बहुत बड़े, मतलब कि वो भगवान के स्वरूप, भगवान की श्रेणी में चले गए। जैसे रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि किए थे। कौन किए थे? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत की रचना किसने किया था? महर्षि वेद व्यास, है ना। और गीता को कौन आदमी बोले थे? कौन बोले थे गीता को? बोले थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे महाभारत के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, तो वही उपदेश क्या बन गया? गीता। और गीता को रचना करने वाले तो बहुत हुए, इसमें बहुत सारे लोग किए, जैसे कि अभी यहाँ पे बताते हैं आपको, कालिदास, है ना, रामचरितमानस का रचना किए। उसमें गीता का पार्टिकुलर कोई लेखक नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसी प्रकार से मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, जो दास कैपिटल पुस्तक थी, वहाँ के लिए धर्म ग्रंथ हो गया, धार्मिक पुस्तक हो गया, बहुत बड़ी बात है। जैसे महर्षि वाल्मीकि का आप इंपॉर्टेंस देते हैं? देते कि नहीं देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे धर्म का सबसे हेवी हॉली बुक जो है ना, माने पवित्र बुक जो है ना, रामायण, उनकी रचना कर दी, तो भी तो महान व्यक्ति हुए ना। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स भी महान व्यक्ति हुए वहाँ के लिए। कहाँ के लिए? रूस के लिए। क्लियर? अब उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया जो निम्नलिखित है। उस सिद्धांत क्या क्या चीज़ है? पहला नंबर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। क्या दिए? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब ऐसा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है ना। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का मतलब हुआ, ये तो पढ़ना नहीं है अभी, उस बाद में पढ़ना आपको, जब आप ऑनर्स कीजिए तो उसमें पढ़िए, अभी सब जान लीजिए। दूसरा नंबर क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा नंबर क्या है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा नंबर क्या है? मूल्य एवं आंतरिक मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा नंबर क्या है? वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए बहुत बात छुपी हुई है, इस 5 बातों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स जब सिद्धांत लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो 5 को लिखिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भाई द्वंद्व है, द्वंद्व माने झगड़ा। किसमें? अरे संपन्न लोगों में, ऊर्जावान लोगों में, और ये मजदूर शोषित लोगों के बीच में द्वंद्व है, झगड़ा होने वाला। अगला वर्ग संघर्ष इतिहास। देखिए किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बारे में सिद्धांत लिखे, कैसे करें ऐसे स्ट्रगल। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास में जो भौतिकवादिता थी, जो छुपी हुई थी इतिहास में, जो लोग आपस में किस तरह से शोषण कर रहे थे, कैसे वहाँ के जो जार निकोलस द्वितीय किस प्रकार से अहंकारी हो चुका था, कैसे कुशासन को वहाँ फैला रहा था, उसके विरुद्ध में उसके बाद वर्ग, मतलब कि वहाँ पे क्या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है कि किस प्रकार से वहाँ का भौतिक संरचना बन गया था। अगला है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। किसी वस्तु का मूल्य या किसी व्यक्ति का मजदूरी मूल्य कितना होगा, ये कौन तय करेगा? कैसे तय होगा कि एक आदमी दिन भर 8 घंटा काम करता है, बोझा ढोता है, तो उसका कितना पैसा आएगा? इसके प्रति कोई सिद्धांत होनी चाहिए ना, इसका सिद्धांत। और हाँ, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ऐसा समाज की स्थापना हो जिसमें जनता जो है ना समाज के साथ लेकर चले। जनता में कोई एक शासक बन जाता है तो शासक जो है समाज का कल्याण करे, इसके बारे में सिद्धांत लिखें। क्यों? क्योंकि वर्गहीन समाज थे। वर्गहीन का मतलब क्या था? जिसका कोई वर्ग नहीं है। अरे भाई गरीब का कोई जात नहीं होता है, गरीब तो गरीब होता है, चाहे राजपूत हो, भुइयार हो, चाहे पोल हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, है ना। गरीब तो गरीब होता है। तो वर्गहीन समाज किसे कहते हैं? वैसा समाज जिसका कोई समाज में अस्तित्व नहीं है, उसका पैसे नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है उसको कहते हैं वर्गहीन समाज, जिसको हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, है ना। उसके प्रति भी स्थापना, उसकी स्थापना होनी चाहिए, उसका स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबलाइजेशन, स्थापना होनी चाहिए उसकी, उसका भी महत्व बढ़ना चाहिए, उसको भी समाज में पहचान मिलनी चाहिए। एक आम आदमी है, एक मजदूर है जो देश का निर्माण करता है। देखिए आज जिस भवन में भी आप रहते हैं, जिस भवन, जो घर आप देखते हैं, वो घर आपके पैसे से बना है, मजदूरों के पसीनों से बना है, मजदूरों के पसीनों से बना हुआ महल है। तो ये जो बिल्डिंग है या घर है, इसको आप ये मत समझिए कि मेरा पैसा लगा, इसमें बहुत आदमी का पसीना लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो एक देश के निर्माण में भी मजदूरों का, किसानों का हक हाथ होता है। कोई भी देश, अरे कितना भी धनी है, कोई अमीर है, क्या उसमें मजदूरों और किसानों की भूमिका नहीं होती है? हम तो कहते हैं सबसे ज़्यादा भूमिका उसी की होती है। देश का निर्माण, पुल का निर्माण कौन करता है? नेता करते हैं, नेता का फंड करता है, अरे मजदूर करते हैं। आप लाख एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, वातानुकूलित घर है आपका, कभी सोचे हैं खाते क्या है? खाते आप उस मजदूर का पसीना है,
उस किसान का पसीना है जो खेतों में काम किया है, तो उसके प्रति उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए देश में, मगर उसका हक नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो बहुत अंदर से क्रोधित हो चुके थे, उनके अंदर में बहुत ये भावना आ रही थी, भाई इन लोगों का हक क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी स्थापना हो जाए की जाए। इसलिए सिद्धांत लिखे थे। 5 सिद्धांत जो था मजदूरों के लिए प्राण था, किसानों के लिए उत्थान की व्यवस्था थी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप देखिए क्या कि कार्ल मार्क्स इंसान तो नहीं थे, साथ भगवान का ही कोई रूप थे, जो वहाँ पे रूस में आकर, जर्मनी में जन्म लिए बट रूस में आकर अपना क्रियाकलाप करके लोगों को वहाँ से मतलब लोगों को क्या किया, लोगों का उत्थान किए। तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूस के भगवान थे, वो कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हुइएगा, जो लोग पासवान होंगे, दलित होंगे, महादलित होंगे, उनके घर में एक व्यक्ति का फोटो होगा। किसका फोटो होगा, गेस कीजिए? दैट्स राइट, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का फोटो होगा। जो भी यहाँ पे पासवान होंगे या दलित या महादलित के लोग होंगे, उनको देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो उनके लिए भगवान बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे। क्यों? क्योंकि अछूतों को कोई अधिकार नहीं था भारत में, निम्न जाति के लोगों को अधिकार नहीं था। उनको अधिकार दिलाने वाले कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आरक्षण देने वाले कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और उन्हीं के कारण उन लोगों का उत्थान हुआ है। बताइए, आज उस समाज में भीख मांग रहे होते हैं, गरीबी उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, मगर आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी दलित, महादलित, डोम, दुसाध या जो भी जाति, जो दलित महादलित है, हरिजन, उनको महात्मा गांधी वो हरिजन कहते। क्या कहते हैं? हरिजन। हरि का जन, विष्णु का अवतार है बलू, तुम लोग उसको कहता है कि हरिजन, हरि का जन है। तो उनको भी समान अधिकार दिए कि नहीं दिए? आज समाज में क्या किसी पासवान या डोम के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर सकता है? करने के लिए तो कर लेता है, क्या कीजिएगा? रोकने के लिए कौन रोकने आएगा? बट करने का अधिकार संविधान नहीं दिया है क्या? तो ये बहुत बड़ी बात थी।